हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। आप अच्छे से हैं ना? तो माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड, फतुहा, पटना। तो मैं बायोलॉजी के क्लास में DNA पढ़ा रहा था और आज मैं DNA के संबंध में एक नियम बताऊंगा और उस नियम का नाम होगा इरविन चरगाफ। इरविन चरगाफ यानी चरगाफ के नियम। क्या? DNA ये DNA है और DNA के संबंध में चरगाफ का नियम क्या है ये मैं बताने वाला हूँ। DNA के संबंध में क्वेश्चन हो गया कि DNA से रिलेटेड या DNA के संबंध में DNA से रिलेटेड चरगाफ के नियम, चरगाफ के नियम क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ये चरगाफ के नियम से आप जो है DNA में प्रेजेंट नाइट्रोजनी, इट मीन्स नाइट्रोजनस बेस के परसेंटेज निकाल सकते हैं। और चाहे वह बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, यहाँ तक मेडिकल में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मेडिकल में। इसलिए मेडिकल के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, तो ये चरगाफ के नियम क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो आप जानते हैं कि 1950 से पहले ही DNA में जो अणु मौजूद थे उनकी जानकारी हो गई थी। DNA में जो अणु थे उनकी जानकारी हो गई थी, लेकिन उनके संरचना के बारे में जानकारी नहीं थी। DNA की जो संरचना होती है उसकी जानकारी नहीं थी। 1950 के पहले DNA के संरचना की जानकारी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे उस समय तकनीक की कमी थी, जिसके कारण संरचना का अध्ययन नहीं हो रहा था। लेकिन 1950 में अनेक वैज्ञानिकों ने, जैसे इरविन चरगाफ ने DNA जो अणु है उस DNA अणु का हाइड्रोलाइसिस किया, जलांशन किया। क्या माने? जलांशन, जल अपघटन कराया। DNA अणु के क्या कराया? जल अपघटन कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया। तो हाइड्रोलाइसिस कराया तो उन्होंने निम्नलिखित बातें पाई। कौन कौन सी बातें पाई? पहली बात पाई कि DNA में नाइट्रोजनस बेस के जो प्यूरिन बेस है, तो प्यूरिन बेस की कुल मात्रा पैरिमिडीन बेस के कुल मात्रा के बराबर होती है। यानी प्यूरिन बेस में एडिनिन और ग्वेनिन है। एडिनिन और ग्वेनिन की कुल मात्रा जो होती है थायमिन और साइटोसिन के कुल मात्रा के बराबर होगी। यानी एडिनिन और ग्वेनिन की मात्रा थायमिन और साइटोसिन के कुल मात्रा के क्या होगी? बराबर होगी। यानी आपको बताया गया
बताया गया ये कि ये जो है क्या होते हैं डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें कितने तरह के बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो है ये नाइट्रोजनस बेस, इसमें दो तरह के बेस हैं, प्यूरिन और दूसरा पैरिमिडीन। दूसरा क्या है, पैरिमिडीन। तो ये प्यूरिन में एडिनिन आता है और ग्वेनिन आता है। प्यूरिन में क्या आता है, एडिनिन ग्वेनिन। इसमें क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिन, माने थाइमिन साइटोसिन आता है। तो प्यूरिन में एडिनिन ग्वेनिन आता है। तो मैंने क्या बताया कि डीएनए अणु में नाइट्रोजनस बेस के प्यूरिन की कुल मात्रा पैरिमिडीन के कुल मात्रा के क्या होगी, बराबर होगी। यानी एडिनिन प्लस ग्वेनिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। एडिनिन प्लस ग्वेनिन थाइमिन प्लस साइटोसिन के कुल मात्रा के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, एडिनिन प्लस ग्वेनिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन होगी। ठीक है, तो एडिनिन प्लस ग्वेनिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन के कुल मात्रा के बराबर होगी, पहली बात। दूसरा चीज बताया है कि एडिनिन की कुल मात्रा थाइमिन के कुल मात्रा के बराबर होगी, ग्वेनिन की कुल मात्रा साइटोसिन के कुल मात्रा के बराबर होगी। एडिनिन की कुल मात्रा थाइमिन के कुल मात्रा के बराबर होगी, ग्वेनिन की कुल मात्रा साइटोसिन के कुल मात्रा के बराबर होगी, ये बताया गया। और इसके बाद ये भी बताया गया कि जो डीऑक्सीराइबोज है और फॉस्फेट है, तो डीऑक्सीराइबोज जितना होगा उतना ही फॉस्फेट होगी। माने डीऑक्सीराइबोज की कुल मात्रा फॉस्फेट के कुल मात्रा के क्या होगी, बराबर होगी। और ये बताया गया कि ये ए और टी, ए प्लस टी और जी प्लस सी का जो अनुपात होगा, ए प्लस टी और जी प्लस सी का अनुपात होगा, किसी विशेष जाति के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई विशेष जाति है उसमें एडिनिन और थाइमिन, एडिनिन प्लस थाइमिन, ग्वेनिन प्लस साइटोसिन निकालकर, एडिनिन प्लस थाइमिन निकालकर, ग्वेनिन प्लस साइटोसिन निकालकर जोड़कर भाग दिया जाए। जब जब निकाला जाए और भाग दिया जाए तो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आएगा। हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। एडिनिन प्लस थाइमिन डिवाइडेड बाई ग्वेनिन प्लस साइटोसिन, ये जो है रेशियो जो है फिक्स होगी किसी विशेष जाति के लिए। और भिन्न भिन्न जातियों के लिए क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। भिन्न भिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न होगा। तो ये माय डियर स्टूडेंट चरगाफ के नियम में बताया गया है। तो चरगाफ के नियम में क्या मैंने सिखाया आप लोगों को, चरगाफ के नियम में आपको ये बताया गया कि 1950 ईस्वी के पहले डीएनए में पाए जाने वाले अणुओं के अणुओं के बारे में जानकारी हो चुकी थी। डीएनए में जो जो अणु थे उनकी जानकारी थी, लेकिन डीएनए की संरचना की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो अनेक वैज्ञानिकों ने, जैसे इरविन चरगाफ ने 1950 ईस्वी में डीएनए अणु का हाइड्रोलाइसिस कराया, जल अपघटन कराया। तो उसने क्या पाया कि डीएनए अणु में जो नाइट्रोजन बेस के प्यूरिन की कुल मात्रा पैरिमिडीन के कुल मात्रा के क्या होगी, बराबर होगी। और प्यूरिन में आएगा एडिनिन, पैरिमिडीन में आएगा थाइमिन, क्योंकि एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है तो एडिनिन की कुल मात्रा थाइमिन के कुल मात्रा के बराबर होगी। फिर जो है ग्वेनिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ता है तो ग्वेनिन की मात्रा साइटोसिन की कुल मात्रा के क्या होगी, बराबर होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जो है यदि इस नियम को जान जाते हैं तो इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जो है इसको लिखेंगे
चरगाफ माने अनेक वैज्ञानिक अनेक वैज्ञानिक जैसे इरविन चरगाफ ने 1950 ईस्वी में डीएनए अणु का हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन कराया तो निम्नलिखित बातें स्पष्ट हुई। तो माय डियर स्टूडेंट, अनेक वैज्ञानिकों ने जैसे इरविन चरगाफ ने 1950 ईस्वी में डीएनए अणु का हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस हो गया, जल अपघटन कराया तो निम्नलिखित बातें स्पष्ट हुई। और उन बातों को मैं अब लिखूंगा, और ऐसे तो मैं आपको ओरली समझा भी दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है? ये लिख लिए, लिखिए जल्दी इसको जल्दी से लिखेंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से इसको लिखेंगे, ठीक है? जल्दी से लिखेंगे। लिख लिए ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित बातें स्पष्ट हुई, उस बात में क्या क्या था देखेंगे। पहली बात है फर्स्ट कि डीएनए अणु के नाइट्रोजन क्षारक या नाइट्रोजिनस बेस माने नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेस के नाइट्रोजनी बेस माने डीएनए अणु के एक भी लिख सकते हैं, एक नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी बेस के डीएनए अणु के नाइट्रोजनी बेस के प्यूरिन बेस की कुल मात्रा, प्यूरिन बेस के कुल मात्रा पैरिमिडीन बेस
पैरिमिडीन बेस, डीएनए अणु के नाइट्रोजनस बेस के प्यूरिन बेस, नाइट्रोजनस बेस के प्यूरिन बेस के कुल मात्रा पैरिमिडीन बेस के कुल मात्रा के बराबर होती है। क्लियर? यानी एडेनिन प्लस ग्वेनिन इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन, थायमिन प्लस साइटोसिन। पहली बात हो गई एडेनिन प्लस ग्वेनिन, है ना, एडेनिन प्लस ग्वेनिन इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन। लेकिन क्या एडेनिन प्लस थायमिन आर नॉट इक्वल टू एडेनिन प्लस थायमिन आर नॉट इक्वल टू ग्वेनिन प्लस साइटोसिन। माने ये एडेनिन और थायमिन का योगफल ग्वेनिन और साइटोसिन के योगफल के बराबर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। एडेनिन प्लस ग्वेनिन थायमिन और साइटोसिन के कुल योग के बराबर होगा, लेकिन एडेनिन प्लस थायमिन ग्वेनिन और साइटोसिन के योग के बराबर नहीं होगा, ये बराबर होगा। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि एडेनिन की कुल मात्रा थायमिन की कुल मात्रा के बराबर होती है। कुल मात्रा के बराबर होती है। एडेनिन की कुल मात्रा थायमिन के कुल मात्रा के क्या होती है? बराबर होती है। यानी A इक्वल टू टी, एडेनिन इक्वल टू एडेनिन जितना होगा उतना ही क्या होगा? थायमिन होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया माय डियर स्टूडेंट, तो इसे जल्दी से नोट करेंगे। उसी तरह से तीसरा पॉइंट ये मिटा दूं, साफ कर दूं, ये हो गया, सभी लोगों को हो गया ना। चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा पॉइंट होगा ग्वेनिन की कुल मात्रा साइटोसिन की कुल मात्रा के बराबर होती है। कुल मात्रा के बराबर होती है। ये G इक्वल टू C। फोर्थ, डीऑक्सी राइबोज की कुल मात्रा फॉस्फेट के कुल मात्रा के बराबर होता है। डीऑक्सीराइबोज जो भी होगा वो फॉस्फेट के क्या होगा? बराबर होगा। डीऑक्सीराइबोज शुगर, माने डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होगा फॉस्फेट के कुल मात्रा के क्या होगा? बराबर होगा। फिफ्थ है कि A प्लस टी डिवाइडेड बाई G प्लस C इज कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, माने कांस्टेंट किसी विशेष जाति के लिए, विशेष स्पेसीज के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब चलिए इस पर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ। तो A प्लस टी
डिवाइडेड बाई जी प्लस सी, ये कांस्टेंट होगा विशेष स्पेसीज के लिए, विशेष जातियों के लिए। क्लियर? अब चलिए आपको ये लिख लिए, कुल मात्रा के बराबर होती है, लिखेंगे जल्दी, फटाफट इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट हो रहा है। कुल मात्रा के बराबर होती है तो माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया? अब देखिए इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि डीएनए अणु में, डीएनए अणु में एडेनिन 30% है, तो 30% है, 30% है, तो ग्वेनिन की मात्रा बतावें। इट इज वेरी सिंपल। इसके लिए क्या उपाय लगाएंगे? इसके लिए उपाय लगाएंगे आंसर में A प्लस जी, A प्लस जी, A प्लस जी, A प्लस जी इक्वल टू, अच्छा डीएनए अणु में एडेनिन 30% है, एडेनिन क्या है 30% है, एडेनिन क्या 30% है, तो ग्वेनिन की मात्रा, तो A प्लस जी, A प्लस जी इक्वल टू, A प्लस जी जो है किसके बराबर होती है? C प्लस टी के बराबर होती है। A प्लस जी C प्लस टी के क्या होती है? बराबर होती है। ये प्यूरिन बेस है, ये पैरिमिडीन बेस है। अब यहाँ जानते हैं कि A इक्वल टू क्या होती है? T, A इक्वल टू T, तो यहाँ A कितना है? एडेनिन कितना है? 30%, 30% प्लस 30 है, प्लस जी इक्वल टू ये C प्लस 30, और दोनों चूंकि 50-50 होती है, दोनों क्या होती है? 50-50 होती है, तो ये 30% है, तो ये जरूर 20% होगा, क्योंकि दोनों मिलकर क्या होती है? 50%। तो ये 30% है, 30 प्लस ये 20, और ये 30 है, तो ये 20 प्लस 30 प्लस 20। अब देखिए ये क्या है? ये एडेनिन है, और ये क्या है? थाइमिन है। एडेनिन ये भी एडेनिन और थाइमिन बराबर होती है ना, तो एडेनिन जितना है उतना ही थाइमिन, जितना ग्वेनिन है उतना ही क्या हो गया? साइटोसिन हो गया। तो ग्वेनिन की मात्रा कितनी हो गई? ग्वेनिन की मात्रा हो गई 20%। तो ग्वेनिन है ना, ग्वेनिन या ग्वानिन दोनों कह सकते हैं, ग्वेनिन या ग्वानिन, ग्वानिन की कुल मात्रा कितना होगा? 20% आंसर। क्लियर? तो इस तरह का यदि न्यूमेरिकल रहेगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो है आपको बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मेडिकल के परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब मान लीजिए कि डीएनए में ग्वेनिन क्या है? ग्वेनिन जो है 20% है, 20% है, तो
ग्वेनिन क्या है? तो थाइमिन, थाइमिन। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि डीएनए अणु में ग्वेनिन 20% है, तो थाइमिन की मात्रा बतावें, थाइमिन की मात्रा बतावें। इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है ना। तो यहाँ वही लिखेंगे A प्लस जी इक्वल टू सी प्लस टी, और A इक्वल टू टी तथा G इक्वल टू सी, G इक्वल टू सी। A इक्वल टू टी होती है और G इक्वल टू सी होती है। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ अब रख देना है वैल्यू। डीएनए अणु में ग्वेनिन कितना है? A प्लस ग्वेनिन, ग्वेनिन कितना है? 20%, 20 है। और ये साइटोसिन, साइटोसिन। अब देखिए यहाँ ग्वेनिन जितना होता है उतना क्या होता है? साइटोसिन। ग्वेनिन जितना होता है उतना क्या होता है? साइटोसिन। ग्वेनिन साइटोसिन के इक्वल। तो ग्वेनिन कितना है? 20 है, तो साइटोसिन भी क्या होगा? 20 प्लस थाइमिन। अब बताइए कि जो है ये 20 है, दोनों मिलकर 50 होता है, ये दोनों मिलकर 50 होता है। तो ये क्या होगा? एडेनिन क्या होगा? 30%, 30 प्लस 20 इक्वल टू 20 प्लस 30, यानी थाइमिन की मात्रा निकल गया 30%। थाइमिन की मात्रा क्या हो गया? 30%। समझ गया ना? A प्लस जी इक्वल टू सी प्लस टी। तो A इक्वल टू टी और G इक्वल टू सी है, तो ये G के जगह हम 20 रख दिए, तो A क्या होगा? 30 होगा, 30% होगा। ये 30% होगा क्योंकि दोनों मिलकर 50, ये 50 होता है और ये 50 होता है, तबे ना 100 होगा। तो ये 20 है तो ये 30 हो गया, और ये 20 है तो ये 30 हो गया। तो थाइमिन के जगह क्या आ गया? थाइमिन के जगह क्या आ गया? थाइमिन की मात्रा, थाइमिन की मात्रा, थाइमिन को कैपिटल T से सूचित किया जाता है। थाइमिन की मात्रा, थाइमिन की मात्रा, थाइमिन इक्वल टू क्या होगा? 30% आंसर। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के बायोलॉजी के न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये किस नियम का फॉलो किया गया? चरगाफ रूल। क्या है ये? चरगाफ रूल, चरगाफ रूल का फॉलो किया गया। चरगाफ रूल को फॉलो किया गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो चरगाफ रूल समझ गए। याद रखेंगे कि नाइट्रोजन बेस के प्यूरिन की मात्रा पायरिमिडीन के मात्रा के बराबर होगी। एडेनिन थाइमिन के इक्वल होगा। ग्वेनिन जो है साइटोसिन के इक्वल होगा। ठीक है। डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट के बराबर होगा। A प्लस टी इक्वल टू G प्लस सी। किसी विशेष जाति के लिए इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा? नियत होगा। तो दिस इज चरगाफ रूल। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। पूछा जाए क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि डीऑक्सीराइबोज या पूछा जाए कि फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज शुगर के किस कार्बन के साथ जुटा रहता है? फॉस्फेट जो होगा डीऑक्सीराइबोज शुगर के किस कार्बन के साथ जुटा रहता है? डीएनए में। ये डीएनए में फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज शुगर के किस कार्बन के साथ जुटा रहता है? ये किस कार्बन के साथ जुटा रहता है? क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन हो जाएगा आंसर में। पहला ऑप्शन, पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन। दूसरा हो गया सेकंड कार्बन। तीसरा हो गया थर्ड कार्बन या फोर्थ कार्बन।
चौथा ऑप्शन हो गया फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो क्या माय डियर स्टूडेंट जवाब देंगे आप? फॉस्फेट याद है? फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज शुगर के किस कार्बन के साथ जुटा रहता है? याद है? कल बताए थे हम, कल वाले मैंने पिछले वाले डीएनए के जो कंसेप्ट मैं कल बताया हूँ, पिछले क्लास के जो वीडियो है उसको ध्यान लगा कर देखेंगे तो फॉस्फेट जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ जुटा रहता है। फॉस्फेट किसके साथ? फिफ्थ कार्बन, पांचवा कार्बन के साथ जुटा रहता है। यानी ये डीऑक्सीराइबोज है, मैंने बताया था कि डीऑक्सीराइबोज ये है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और यहाँ तो ऑक्सीजन रहता है। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और यहाँ जो है पांचवा कार्बन होती है, ये H होता है और ये CH2OH होती है, CH2OH होती है। तो इसी पांचवा कार्बन, ये पांचवा कार्बन है, इसी पांचवा कार्बन के साथ फॉस्फेट जो है जुटा रहता है। तो क्या जवाब माय डियर स्टूडेंट देंगे? फिफ्थ कार्बन। क्या जवाब देंगे? फिफ्थ कार्बन। आंसर में देंगे फिफ्थ कार्बन, पांचवा कार्बन। क्लियर? तो फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज शुगर के किस कार्बन के साथ जुटा रहता है? अब क्वेश्चन है कि फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज किस बॉन्ड द्वारा बंधा रहता है? अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान देकर देखेंगे। फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शुगर किस बॉन्ड द्वारा, फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शुगर किस बॉन्ड द्वारा बंधा रहता है? तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जवाब देंगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक नाम सुन लिए हैं केवल, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? ये भी मैं पिछले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ कि फॉस्फेट जो है और डीऑक्सीराइबोज शुगर किस बॉन्ड द्वारा बंधा रहता है। तो क्या आपको याद है कौन सा बॉन्ड है? क्या ऑप्शन में मारेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और एक रहेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो क्या मारेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या आंसर होगा? माने जो ऑप्शन होगा उसमें, उस ऑप्शन में आप क्या मारेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या मारेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इन सभी छोटे छोटे बातों को दिमाग में बैठाना होगा। तो फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शुगर किस बॉन्ड द्वारा बंधा रहता है? तो क्या मारेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये सिडिक भी पढ़ सकते हैं, साइडिक भी पढ़ सकते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा बंधा रहता है फॉस्फेट यहाँ गलत हो रही है। क्या कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम भी भूल गए थे, दिमाग में दूसरा चीज चढ़ गया था। चलिए, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज ख्याल रखेंगे। न ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, न हाइड्रोजन बॉन्ड, न डबल बॉन्ड, न ट्रिपल बॉन्ड। ये किस बॉन्ड द्वारा बंधा रहता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबोज है, इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। तो फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर किस बॉन्ड द्वारा बंधे रहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। क्लियर? तो ये इस तरह का क्वेश्चन। आप चलिए, अब मैं ये डीऑक्सीराइबोज शुगर क्वेश्चन है कि डीऑक्सीराइबोज
राइबोज शुगर तथा डीऑक्सीराइबोज शुगर तथा नाइट्रोजिनस बेस किस बंधन बॉन्ड द्वारा किस बॉन्ड द्वारा बंधे रहते हैं। यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, उसके बीच किस तरह का बंधन होगा, किस तरह का बॉन्ड होगा। तो इसका जवाब होगा, क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा, बताइए क्या जवाब होगा। इसी का जवाब होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइको ऑप्शन में मारेंगे, ग्लाइको, दूसरा कुछ नहीं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे बात को समझ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा कि नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर के किस कार्बन के साथ जुटा रहता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर के किस कार्बन से जुटा रहता है। याद है, नाइट्रोजनस जो बेस होगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, वह डीऑक्सीराइबोज शुगर के किस कार्बन के साथ जुटा रहेगा। फर्स्ट कार्बन के साथ। किसके साथ, फर्स्ट कार्बन। क्या, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन के साथ। किसके साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ जुटा रहता है, फर्स्ट कार्बन के साथ जुटा रहता है। तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ जुटा रहेगा। क्या, फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये जो है क्लियर। तो नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर के किस कार्बन के साथ जुटा रहता है। तो फर्स्ट कार्बन के साथ जुटा रहता है। किसके साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ जुटा रहता है, फर्स्ट कार्बन। तो माय डियर स्टूडेंट, इन सभी बातों को ध्यान देंगे। फर्स्ट कार्बन के साथ, ये फर्स्ट कार्बन ऐसे, ये हो गया, ये हो गया आपको ये हो गया 1 2 3 4। तो इसके साथ जो है जुटा रहेगा, ये फर्स्ट कार्बन के साथ। क्या, फर्स्ट कार्बन के साथ जुटा रहेगा, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के साथ जुटा रहेगा। तो ये पहला कार्बन के साथ। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब चलिए तो समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है। अब क्या आप बता सकते हैं कि बताएंगे ये डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है। क्वेश्चन हो गया। आंसर, फर्स्ट ऑप्शन एडेनिन, सेकेंड थाइमिन, थर्ड यूरेसिल, फोर्थ ग्वानिन।
तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है? एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वेनिन। तो क्या लिखेंगे? यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल किस में होता है? बताए थे कि प्यूरिन बेस में, माने न्यूक्लिक एसिड के जो प्यूरिन बेस होता है उसमें एडेनिन, ग्वेनिन, एडेनिन ग्वेनिन। पैरिमिडीन बेस होता है, ये प्यूरिन बेस हो गया, ये प्यूरिन बेस हो गया, ये प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस, ये पैरिमिडीन बेस, पैरिमिडीन बेस। तो इसमें क्या होता है? ये थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। लेकिन डीएनए में और आरएनए में 4 ही होता है। डीएनए में ये होगा 4 गो, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और आरएनए में ये 4 होगा, ये 4 होगा, एडेनिन, ग्वानिन, ये साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए में क्या नहीं होगा? यूरेसिल नहीं होगा। क्या लगाएंगे? यूरेसिल नहीं होता है। क्या लिखेंगे? यूरेसिल नहीं होता है। आंसर में लिखेंगे, ये ऑप्शन है, क्वेश्चन का ऑप्शन है, आंसर में लिखेंगे यूरेसिल नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है, यूरेसिल यू नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव अब पूछा जाए कि डीएनए में, क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है, कौन सा शुगर नहीं होता है? शुगर नहीं होता है, रहेगा ऑप्शन पहला राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर कोई नहीं। कौन सा शुगर नहीं होता है? और थर्ड ऑप्शन कोई नहीं। तो डीएनए में कौन सा शुगर नहीं होता है? राइबोज शुगर नहीं होता है, राइबोज शुगर नहीं होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो कोई नहीं, इसमें डीऑक्सीराइबोज तो होता ही है, इसलिए आंसर में लिखेंगे राइबोज शुगर नहीं होता है, राइबोज शुगर नहीं होता है, राइबोज शुगर नहीं होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि सेल के न्यूक्लियस से किस एसिड को निकालकर उसका आइसोलेशन किया गया? सेल के न्यूक्लियस से, सेल के न्यूक्लियस से फ्रेडरिक मिशर या जॉन फ्रेडरिक माइसर सेल के न्यूक्लियस से जॉन फ्रेडरिक माइसर ने किस एसिड को निकाल कर आइसोलेशन किया? किस एसिड को आइसोलेशन किया? किस एसिड को आइसोलेशन माने पृथक किया? किस एसिड को पृथक किया, आइसोलेशन किया, आइसोलेट्स किया, आइसोलेशन किया। ठीक है। तो मैंने बताया था सेल के न्यूक्लियस से जॉन फ्रेडरिक मिशर ने किस एसिड को निकाला था, किस एसिड को पृथक किया था? तो डीएनए को पृथक किया था और उसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन नाम रखा था। क्या? डीएनए को आइसोलेशन किया, आंसर में लिखेंगे डीएनए, और डीएनए का नाम क्या रखा? न्यूक्लिन नाम रखा, न्यूक्लिन।
डीएनए का नाम क्या रखा? न्यूक्लियन। और बाद में चूंकि इसकी प्रकृति, डीएनए की प्रकृति क्या थी? एसिडिक थी, अम्लीय थी, इसलिए क्या रिचर्ड, क्या कौन से बताइए? अल्टमैन, रिचर्ड ऑल्टमैन ने डीएनए को क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड। ये जॉन फेडरिक माइसर ने इसे न्यूक्लियन कहा था, लेकिन किसने? रिचर्ड ऑल्टमैन ने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड कहा। किसको? डीएनए को। क्यों कहा? क्योंकि इसका प्रकृति क्या थी? इसका नेचर क्या थी? एसिडिक थी। इसका नेचर क्या थी? एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति होने के कारण इसे अल्टमैन ने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड कहा। तो इन सभी बातों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा और इन सभी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कि सेल के न्यूक्लियस से जॉन फेडरिक माइसर ने किस एसिड को पृथक किया? तो क्या लिखेंगे? डीएनए को। और डीएनए को क्या कहा? न्यूक्लियन कहा। और न्यूक्लियन की प्रकृति क्या थी? एसिडिक थी। जो रिचर्ड ऑल्टमैन ने बताया कि इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति अम्लीय है, इसलिए डीएनए को यानी न्यूक्लियन को रिचर्ड ऑल्टमैन ने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड कहा। क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड कहा। तो माय डियर स्टूडेंट, इन सभी बातों को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सभी बातों को ध्यान देकर याद करना होगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है, इसके बाद अब जो है, तो ये तो हो गया आपको, क्या हो गया? अब देखिए जो डीएनए के संरचना बनेगा, डीएनए के जो संरचना बनेगा, तो ये तो हो गया कि डीएनए अणु का 1950 ईस्वी में डीएनए अणु का क्या किया गया? हाइड्रोलाइसिस किया गया। और चूंकि डीएनए अणु के संरचना भी मालूम नहीं था, डीएनए अणु के संरचना भी मालूम नहीं था, तो दो वैज्ञानिक उत्पन्न हुए, इसके बारे में सोचे। वह कौन से वैज्ञानिक थे? तो रोजालिंड फ्रैंकलिन तथा मॉरिस, ऐसे भी मॉरिस लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं मॉरिस, ठीक है? ऐसे भी मॉरिस या ऐसे भी मॉरिस, ठीक है? दोनों अलग अलग कंट्री के इंग्लिश हैं। तो मॉरिस, ऐसे भी मॉरिस, ऐसे ही मॉरिस विल्किंस, रोजालिंड फ्रैंकलिन तथा मॉरिस विल्किंस ने क्या किया? डीएनए अणु का डिफ्रैक्शन किया, माने डीएनए अणु का एक्सरे डिफ्रैक्शन। डीएनए अणु का क्या किया? डीएनए अणु का एक्सरे डिफ्रैक्शन माने एक्सरे क्रिस्टल संरचना, एक्सरे क्रिस्टल संरचना
एक्सरे क्रिस्टल संरचना, एक्सरे क्रिस्टल संरचना का क्या किया, एक्सरे क्रिस्टल के संरचना का ना, एक्सरे क्रिस्टल जो संरचना थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो संरचना थी उसका अध्ययन किए ये दोनों, रोजालिंड फ्रैंकलिन तथा मॉरिस विल्किंस ने डीएनए अणु के एक्सरे डिफ्रैक्शन का स्टडी की, माने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद दो उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड होने की बात कही, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होने की बात कही। कौन कौन? यही रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने डीएनए अणु में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होने की बात कही। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये इस तरह का डीएनए का होती है, होगा ना संरचना, डीएनए अणु की संरचना होगी, ये आपको दिखाया जाएगा, अभी तो नहीं बनाया जा रहा है ऐसे, तो ये डीएनए अणु का संरचना इस तरह से दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, ये एंटी पैरेलल होती है, ऐसे आपको दिखा गया। तो ये जो है एक ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक धागा जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती हैं। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन तथा मॉरिस विल्किंस ने डीएनए अणु में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होने की बात कही, और जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होने की बात कही तो उसी का एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सरे क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के आधार पर क्या क्या जेम्स वाटसन तथा जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस माने फ्रांस का ये क्रिक है ना, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, डीएनए अणु के संरचना बनाया, और डीएनए अणु के संरचना बनाया तो उसका नाम होगा डबल हेलिक्स मॉडल। उसका नाम क्या हुआ? डबल हेलिक्स मॉडल माने द्वि कुंडलित संरचना, द्वि कुंडलित संरचना जेम्स वाटसन और ये क्या फ्रांसिस क्रिक, ये आपको ये दोनों मिलकर 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया, माने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना बनाई। 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो कहने का अर्थ है कि ये जब दोनों संरचना बनाई, लेकिन इन लोगों रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने भी आगे के अध्ययनों में, माने इन लोगों के अध्ययनों में भागीदारी निभाई। इसलिए 1962 में रोजालिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस है ना, जेम्स वाटसन और एफ माने फ्रांसिस क्रिक, ये सभी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1962 में। ये केवल कह देना कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को ही केवल क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, ये कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि रोजालिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंसन ने जो बात बताई वो कम नहीं थी। उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है डीएनए, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना हुआ है, तो वो आगे के अध्ययनों में इन लोगों ने भागीदारी तो निभाई ना, तो आगे के अध्ययनों में भागीदारी निभाई, जिसके कारण 1962 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के साथ इन लोगों को भी नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो रही है ना? तो माय डियर स्टूडेंट, इन सभी बातों को
ध्यान से समझना है, ये ध्यान से समझना है। और ये सभी बातें जो है स्पष्ट वाली बातें होती हैं, तो इन सभी बातों को आप लोग समझकर आएंगे, तब हम कल आप लोगों को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल मैं बताऊंगा, डबल हेलिक्स मॉडल बताऊंगा। ये डबल हेलिक्स मॉडल को यही केवल दो ने दिया, डबल हेलिक्स की संरचना केवल इन दो ने बनाया। लेकिन जब ये दोनों आदमी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात कही, तो आगे के जो अध्ययन जो था वो सरल हो गया। माने इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक्सरे क्रिस्टल संरचना को देखा, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के एक्सरे क्रिस्टल के संरचना को देखा, और देखने के बाद उसी आधार पर उनसे बहुत सारा तथ्य प्राप्त किया, और तथ्यों के आधार पर डबल हेलिक्स संरचना बना दी। तो इन लोग यदि ये नहीं बात बताए रहते, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात नहीं बताए रहते, एक्सरे क्रिस्टल संरचना नहीं बताए रहते, तो इन लोगों को कठिनाई होती ना, क्योंकि इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक्सरे क्रिस्टल संरचना को ही देखकर बहुत सारे तथ्य एकत्र किए, और एकत्र करने के बाद डबल हेलिक्स मॉडल दिए, और वह डबल हेलिक्स मॉडल जो है 1953 में दिए, है ना। और जब सारी बात क्लियर हो गई, तो इन लोगों के साथ मिला लिया गया, और मिलाने के बाद 1962 में इन लोगों के साथ, है ना, माने रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस को भी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के साथ नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे बात समझ में आई? कैसा लगा? ये कल मैं डबल हेलिक्स मॉडल आप लोगों को बताऊंगा, और ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे चीज़ इसमें हैं, और डीएनए बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ये आपके बॉडी से रिलेटेड है, किसी भी जीव के बॉडी से क्या है, रिलेटेड है। सभी जीवों के शरीर में यानी उनके कोशिकाओं में डीएनए क्या है, मौजूद है, और डीएनए के मौजूदगी के कारण मैंने डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, और आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण माता पिता के कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें दिखाएंगे कि एडेनिन थाइमिन के साथ कैसे जुड़ता है, ग्वेनिन साइटोसिन के साथ कैसे जुड़ता है, कैसे जो है ये एंटी पैरेलल है, प्रति समानांतर है। ऐसे डबल हेलिक्स संरचना नहीं होगा, थोड़ा दूसरे तरह का होगा, एंटी पैरेलल, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा संरचना, ऐसे एंटी पैरेलल, ये ठीक है, ये ऐसे आकर मिलेगा, ये ऐसे और यहाँ ये आकर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, ये आगे की ओर बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आकर मिल जाएगा, और फिर आगे की ओर ये बढ़ेगा, तो ये पैरेलल हो गया। इसके बाद ये ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और फिर जो है ये ऐसे आएगा, ठीक है, और इस तरह से ये पैरेलल होगा, इस तरह से नीचे वाला पैरेलल जो होते जाएगा। तो उस तरह के संरचना मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज माय डियर स्टूडेंट बायोलॉजी में इतना ही। तो आपने क्या पढ़ा आपने? चरगाह रूल, उसके द्वारा आप सारे चीज़ को निकाल सकते हैं, सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एडेनिन की मात्रा, ग्वेनिन की मात्रा, थाइमिन की मात्रा, साइटोसिन की मात्रा। डीऑक्सीराइबोज दिया रहेगा तो उतना ही फॉस्फेट होगा, जितना डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा उतना ही फॉस्फेट। मान लीजिए डीएनए में कहा जाए कि क्या है, डीएनए में क्या कहा जाए, डीएनए अणु में कहा जाए 50% क्या है, डीऑक्सीराइबोज है, तब 50% क्या होगा, फॉस्फेट भी होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे देंगे। क्लियर? तो आज बायोलॉजी में इतना ही, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।